गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी तैयारी चल रही होगी और चलनी भी चाहिए, क्योंकि सारे एग्जाम तो लगभग अब नजदीक आ चुके हैं। मैं आपको ऐसे शख्स से मिलवा रहा हूं जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में चयनित हुए हैं, और चयनित ही नहीं हुए बल्कि बहुत अच्छी रैंक रही है इनकी। तो मैं आपको मिलवाता हूं अनंत कुमार सिंह से। तो सबसे पहले प्रोमिनेंट आईएएस की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो अनंत जी। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ठीक है, आपसे पहला सवाल यही है कि इस परीक्षा में चयनित होकर कैसा फील कर रहे हैं आप। जी जैसा कि सामान्य सी बात होती है कि सबको अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है और मैं चाहता हूं कि जब सिलेक्शन के बाद ज्वाइनिंग हो तो अपना बेस्ट दे सकूं। चलिए, मेरी पूरी उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा करेंगे। इस परीक्षा के लिए आपकी विशेष रणनीति क्या रही है। जाहिर सी बात है कि हर परीक्षा के लिए एक सिलेबस होता है और एक विशेष रणनीति की आवश्यकता होती है। तो इस परीक्षा के लिए आपकी रणनीति क्या थी। जी जैसा कि आपने बताया कि हर परीक्षा का अपना नेचर होता है, अपनी रणनीति होती है। तो आरओ की परीक्षा के लिए जैसा कि कमीशन के द्वारा निर्धारित है कि इसमें 2 चरण होते हैं, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। इसमें इंटरव्यू का कोई योगदान नहीं होता है। मुख्य परीक्षा के आधार पर ही आपका अंतिम परिणाम घोषित किया जाता है। तो प्रारंभिक परीक्षा में इसके 2 पेपर होते हैं, सामान्य अध्ययन का और एक सामान्य हिंदी का। उसके बाद फिर मुख्य परीक्षा में 4 पेपर होते हैं कुल मिलाकर। एक सामान्य अध्ययन का पेपर होता है, एक सामान्य हिंदी का ऑब्जेक्टिव पेपर होता है और एक हिंदी ड्राफ्टिंग का सब्जेक्टिव पेपर होता है और एक एसे का पेपर होता है। चारों का अपने अपने जगह पर बहुत महत्व है। ठीक है, तो जैसे आपने बताया कि एक प्री का पेपर होता है। प्री में 2 क्वेश्चन पेपर होते हैं, एक सामान्य हिंदी का होता है और एक सामान्य अध्ययन का होता है। जी तो इन दोनों पेपरों की तैयारी के लिए आपने क्या रणनीति अपनाई थी। जी जैसा कि सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी की बात है, तो सामान्य हिंदी के लिए उसमें कुछ निर्धारित टॉपिक हैं। जैसे कि सामान्य हिंदी की बात करें प्रारंभिक परीक्षा के लिए, तो उसमें 6 टॉपिक हैं। जैसे विलोम हुआ, पर्यायवाची हुए, विशेष विशेषण हुए, तद्भव तत्सम हुए, अनेक शब्दों के एक शब्द हुए। तो इसके लिए आपको जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आए हैं उनका अध्ययन करने की जरूरत होती है और कुछ स्टैंडर्ड बुकें होती हैं, जैसे वासुदेव नंदन है और हरदेव बाहरी है। इनसे को लेके आप अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग उसमें से अपना तैयारी कर सकते हैं। और आती है, जहाँ तक बात आती है सामान्य अध्ययन के लिए, तो उसका भी निर्धारित पाठ्यक्रम है। और सबसे अच्छी बात है दिलचस्प की जो सामान्य अध्ययन का पाठ्यक्रम प्रारंभिक परीक्षा के लिए सेम एज इट इज मुख्य परीक्षा के लिए भी है। तो जो तैयारी आपकी प्रारंभिक परीक्षा में रहेगी, चाहे जो मेहनत आपकी प्रारंभिक परीक्षा रहेगी, उसका प्रतिफल आपको मुख्य परीक्षा में भी मिलेगा। तो उसमें जो भी टॉपिक है, जैसे पॉलिटी हुआ, साइंस हुआ, ज्योग्राफी हुआ, हिस्ट्री हुआ, इन्वायरमेंट हुआ, करंट हुआ, चाहे यूपी स्पेशल हुआ, तो इसको संबंधित बुकों से या नोट्स जो भी आप जैसे तैयारी कर रहे हैं उससे आप अपने को बिल्कुल प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा ही जो आपने परीक्षा पास की है, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, इसकी वैकेंसी आई हुई है, तो आने वाले समय में इसका एग्जाम होगा। ठीक है, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इसकी मुख्य परीक्षा का, पूरी परीक्षा की जो तैयारी है, ये मुख्य परीक्षा जो होता है 2 तरह की होती है। ऑब्जेक्टिव मोड में भी इसके क्वेश्चन पेपर होते हैं और सब्जेक्टिव मोड में भी होते हैं, यानी कि आपको मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन भी होते हैं और लिखने वाले क्वेश्चन भी होते हैं। तो इसकी तैयारी के लिए क्या करना चाहिए या आपने क्या किया था। जी जैसे आने वाली परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं रहेंगी। इसमें मुख्य परीक्षा का ही परिणाम के उसी के हिसाब से आपका मार्क्स चाहे जो भी है निर्धारित होती है रैंक। तो मुख्य परीक्षा में जैसा कि मैं बताया कि 4 पेपर होते हैं सर। इसमें सामान्य अध्ययन का ऑब्जेक्टिव पेपर होता है और उसके बाद क्या कहते हैं, हिंदी का 2 पेपर होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव होता है और एक लिखित होता है। तो ऑब्जेक्टिव में उसमें भी 5 वही टॉपिक होते हैं, बस पर्यायवाची वाला जो टॉपिक है उसको स्किप कर दिया जाता है और क्वेश्चनों की संख्या कम कर दी जाती है। क्वेश्चन 2 मार्क्स से हो जाता है, यानी 30 नंबर आपको 30 क्वेश्चन आएंगे, उनका जो वेटेज रहेगा वो 60 नंबर का रहेगा। और जो हिंदी का पेपर लिखित वाला होता है उसमें लेटर आ जाते हैं, व्याख्या आ जाती हैं, वोकैबुलरी होती है, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी। तो भी जो भी उसके लिए स्टैंडर्ड बुकें हैं, चाहे आप नेट का, इंटरनेट का जो भी आपको सहूलियत है उसके हिसाब से अपनी तैयारी को कर सकते हैं। ठीक है, एक परीक्षा के दौरान, चाहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस परीक्षा हो या सहायक समीक्षा परीक्षा हो या फिर जो संघ लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा है आईएएस की, उसमें मेंस के पेपर में एक पेपर होता है निबंध का, और ये बहुत महत्वपूर्ण पेपर होता है। और इसमें जो क्वेश्चन होते हैं, जो वो नंबर मिलते हैं स्टूडेंट को, ठीक है, ये बहुत वैरी किए होते हैं। किसी स्टूडेंट को 70% तक मार्क्स मिलता है, तो किसी को बिलो 40% मार्क्स भी मिलता है। तो इसकी तैयारी के लिए क्या रणनीति है आपकी, या क्या बताना चाहेंगे कि इसकी तैयारी कैसे की जाए। जी निबंध की जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है सर। निबंध सर निर्बंधन की तरह होता है, इसमें व्यक्तित्व का परीक्षण होता है। तो आप अपने व्यक्तित्व को या उस
को उस टॉपिक से जो भी आपके सामने दिया गया उसमें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और कैसा मार्क्स करते हैं, उसी पर ये निर्भर करता है। तो जैसे मैं आपको आरओ के लिए विशेष बताऊं तो इसमें 3 टॉपिक होते हैं, 40x3 का 120 मार्क्स होते हैं। तो उसमें जो टॉपिक है उसको पहले से आप प्रिपेयर करिए। उसमें कुछ निर्भर, जैसे कि साहित्य और संस्कृति का टॉपिक होता है, उससे रिलेटेड जितने भी आयाम हैं उनको आप अभ्यास करिए लेखन के माध्यम से। उसी में फिर एक क्या कहते हैं सामाजिक क्षेत्र से होता है, उसी तरह दूसरे वाले में आएंगे तो साइंस से होता है, इकोनॉमी से होता है। तो उनसे रिलेटेड आप जो प्रीवियस ईयर की, इसीलिए मैं कर रहा हूँ सर, प्रीवियस ईयर के जो मेंस के पेपर हुए हैं उन टॉपिकों को देखिए, तो कुछ ना आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा कि कैसे इनको हम लिख सकते हैं और अपने लेखन के माध्यम से कैसे सुधार कर सकते हैं। ठीक है, आपका एक एग्जाम में सिलेक्शन हो गया है, अब आगे की तैयारी या आगे का टारगेट क्या है आपका? जैसा कि सर जॉब सिक्योरिटी के लिए सब प्रयासरत रहते हैं, तो मुझे एक बहुत ही प्रतिष्ठित जॉब में सिलेक्शन हुआ है। तो इसके बाद जॉब सिक्योरिटी मुझे मिल गई है, तो इसके बाद आने वाली परीक्षाएं जैसे यूपीएससी और यूपीपीसीएस मुझे मेरे फोकस में रहेगी, जिसमें मैं अपना बेहतर कर सकूं और अपने रैंक को अच्छा निर्धारित उसमें कर सकूं। चलिए, पूरी उम्मीद है मुझे कि आपका सिलेक्शन होगा और भी ऊंचे पद पे जाएंगे आप, चाहे आईएएस में जाएं या पीसीएस में जाएं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अच्छा करेंगे। एक मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि जो नए स्टूडेंट हैं, बिल्कुल फ्रेशर है, अभी तैयारी करना चाहता है, तो उसके लिए सजेशन क्या है आपके पास? क्या सजेशन देना चाहेंगे उसको? जी, नए अभ्यर्थियों के लिए सबसे सजेशन मेरा सुझाव यही रहेगा कि वो आए और अपना सबसे पहले लक्ष्य निर्धारित करें कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, यूपीपीसीएस की, या लोक सेवा आयोग से आरओ या एआरओ की तैयारी करनी पड़ती है। क्योंकि सर लक्ष्य निर्धारित करेंगे तभी वो, क्योंकि हर एग्जाम का नेचर अलग अलग होता है। जैसे आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए है कि अपने पाठ्यक्रम को पहले देखें, उसको समझें, और उसके बाद जो भी उसके प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, प्रारंभिक परीक्षा के, मुख्य परीक्षा के, उनको देखें कि क्वेश्चन कहाँ से आता है, क्वेश्चन कैसे लिखा जाता है, वो आप देख सकते हैं। फिर अपना क्या कहते हैं कि जो अपनी तैयारी की प्रक्रिया है या चरण है उसको कर सकते हैं। जैसे बिल्कुल आप बेसिक से करने के लिए आप एनसीईआरटी का भी अध्ययन कर सकते हैं, और अध्ययन करना चाहिए यूपीएससी के मामले में तो बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप आधारभूत संरचना में मजबूत नहीं करेंगे, आपका बेसिक ज्ञान नहीं रहेगा, तब तक आप उस पर अपनी बिल्डिंग को, मतलब जो भी अपनी इमारत उसको बुलंद नहीं कर सकते हैं। तो पहले आप अपना आधार मजबूत करिए, उनको पढ़िए, कई बार पढ़िए, और उसके बाद उस पर जैसे पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत की होती है उसको पढ़िए, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो जब आपको अच्छे से समझ में आएगी तो आप जब आंसर लिखेंगे तो आपको सब आयामों और सब सारगर्भिता को आप अपने आंसर के अंदर, लेखनी के अंदर ला सकते हैं। सही बात करें, आपसे बिल्कुल मैं सहमत हूं कि जो नए स्टूडेंट हैं उनको शुरुआत एनसीईआरटी की बुक से ही करनी चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में जो समझाने का तरीका है या जो लेखन शैली है वो बहुत ही सरल है और बहुत ही प्रभावपूर्ण है। तो तैयारी की शुरुआत आपको एनसीईआरटी की बुक से ही करना चाहिए। और सबसे पहले तो ये है कि आपको किसकी तैयारी करनी है, उस क्षेत्र को निर्धारित कर लीजिए, अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लीजिए कि किस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है आपको, ठीक है। और दूसरी बात है आपको कि वो सबसे महत्वपूर्ण है कि आप जिस क्षेत्र की तैयारी करना चाहते हैं या जिस एग्जाम को टारगेट करना चाहते हैं उसके सिलेबस को और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को, ये दोनों चीजें तो आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीजें आपको डायरेक्शन देंगे। जैसे सिलेबस है वो आपके दायरे को निर्धारित कर देगा कि आपको क्या पढ़ना है, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो ये बताएंगे कि आपको कैसे पढ़ना है या किन टॉपिकों पे फोकस करना है। तो ये बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने। अब हम बात करते हैं दूसरी तरह के स्टूडेंट जो इस परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं। कहीं या तो प्री में फेल हो जाते हैं, या मेंस में फेल हो जाते हैं, या इंटरव्यू में कम मार्क्स मिलता है और इसका परिणाम होता है कि सिलेक्शन नहीं होता है उनका। तो उन स्टूडेंट के लिए आपके पास क्या सलाह है या क्या सुझाव देना चाहेंगे उनको आप? मेरी तरफ से उनको यही सुझाव है कि उनको आत्ममंथन की जरूरत है। जैसे ये ऐसी तैयारियां हैं जिसमें आपको इन चरणों का, चाहे इनका सामना करना पड़ता है। जैसे आप प्रारंभिक परीक्षा या पहले चरण में आप फेल हो रहे हैं या असफल हो रहे हैं, तो आपको आत्ममंथन की जरूरत है। तो आत्ममंथन कैसे करें? इसके लिए है कि अपने जो भी आप प्रीवियस ईयर का पेपर लाएं, जो आपने दिया है उसको किसी भी ऑफिशियल आंसर की से मिलाएं और देखें कि मेरा कहाँ गलत हो रहा है। उसमें आप देखेंगे ना कि सेक्शन वाइज, जैसे पॉलिटी का सेक्शन है, साइंस का सेक्शन है, इकोनॉमी का या हिस्ट्री का, उसमें किसी एक सेक्शन में आपको बहुत अच्छा कर रहे होंगे, किसी एक सेक्शन में थोड़ा हो सकता है कि कंपेयर टू मतलब खराब कर रहे हैं। तो आपको जहाँ पर आप कमजोर हैं वहाँ पर आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है, और उसके साथ साथ आप जो अच्छा है उसको और अच्छा करने की जरूरत है। तो मतलब अपनी कमजोरियों को आपको अपने काम करने की जरूरत है, और जब आप कमजोरियों पर काम करेंगे तो उसके बाद आपका चयन की भूमिका बढ़ जाएगी। ठीक है, मेरा सवाल आपसे है कि जब मेंस का एग्जाम देते हैं हम, तो उसमें दो सवाल बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक तो बार बार शब्द सुनने में आता है कि अपनी राइटिंग स्किल को बहुत अच्छा करना चाहिए, और दूसरा है कि अपनी हैंड राइटिंग को बहुत अच्छा करना चाहिए। तो दोनों का क्या योगदान होता है सिलेक्शन में? एक हैंड राइटिंग
मतलब जो हमारी लिखने की एक तो होता है शैली क्या है, और दूसरा हमारी जो राइटिंग है, वो दोनों का क्या महत्व होता है इसमें? जी, इसमें दोनों का महत्वपूर्ण रोल होता है। जहाँ तक लिखावट की बात है कि राइटिंग आपकी कैसी है, वो बस ऐसी होनी चाहिए, साफ सुथरी हो, पढ़ने में आ जाए। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर आपको बस कोई सुंदरता का प्रदर्शन करना है, तो बस ऐसी हो कि पढ़ने में आ जाए, और वो है। उसके बाद आता है लेखन शैली। सबसे इंपॉर्टेंट ये होती है कि लेखन शैली, यानी लेखन शैली में आप क्या कंटेंट डाल रहे हैं, कितना सारगर्भित आंसर है, कितने आयामों को कर रहा है। क्योंकि एग्जामिनर के सामने आपके साथ और कॉपियाँ जाती हैं, तो आप उसने मान लीजिए आपके पीछे वाले ने 5 उसमें आयाम को टच किया है और आपने 7 या 8 किया है, उसको लगा कि पूर्णता ये है, तो आपको 1 नंबर 2 नंबर ज़्यादा देगा, और एक नंबर को यहाँ पर सिलेक्शन में बहुत ही योगदान। सही बात कहा आपने। मैं स्टूडेंट को भी बताना चाहूंगा कि आप लेखन शैली का विकास लगातार अभ्यास करके ही कर सकते हैं, और आप लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। और लिखने की प्रैक्टिस का सबसे अच्छा माध्यम होता है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठाइए और उसको लिखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। पहली बार तो खुद ही आप जब लिख कर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरी गलती कहाँ है। दूसरा एक होता है कि आप बहुत राइटिंग के चक्कर में न पड़िए, बस ऐसी राइटिंग हो कि एग्जामिनर को समझ में आ जाए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और तीसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो स्पेलिंग मिस्टेक होती हैं, ये एक बहुत कमी होती है स्टूडेंट में कि वो मात्रा पे ध्यान नहीं देते हैं। तो थोड़ी मात्रा पे ध्यान दें, ठीक है। तो ये चीजें, थोड़ी सी बेसिक चीजें अगर आप कर लेंगे तो इससे आपकी लेखन शैली या आपका जो कहा जाता है कि सिलेक्शन होने की प्रक्रिया, उसमें आप और आगे जा सकते हैं, ठीक है। एक सवाल मेरा आपसे है जी कि तैयारी के दौरान जो प्रेशर होता है, एक तो प्रेशर होता है कि एग्जाम इतना बड़ा है, सिलेबस इतना बड़ा है, एग्जाम का स्तर कठिन है, तो प्रेशर भी होता है और साथ में डिप्रेशन भी होता है। तो इसको मैनेज करने के लिए आप क्या करते थे, या आप स्टूडेंट को क्या सलाह देंगे? जी, ये ऐसे एग्जाम या ऐसी तैयारियां का चरण होता है कि इसमें जो भी अभ्यर्थी होता है, कभी ना कभी निराशा के क्षण उसके जीवन में आते हैं। तो इन निराशा के क्षणों को बिल्कुल आप अपनी क्या कहते हैं कि साहस और उससे लड़ने की जरूरत है। उस समय यही मेरे तरफ से सुझाव रहेगा कि आपके जीवन में जो भी सकारात्मक चीजें हैं, उन चीजों को याद करिए, और उसके बाद अपने परिवार से बात कर सकते हैं, या जो भी आपकी हॉबी है जिसमें आप मतलब अपने को रम जाते हैं, उन चीज़ों को करिए। जैसे आपकी लेखन हॉबी है या डायरी लिखते हैं तो डायरी लिखिए। आपको कोई उपन्यास या कुछ और चीज़ें पढ़ने को अच्छा लगता है तो उसको पढ़िए, और उसके बाद अपने फिर जब तैयारी में आइए तो दुगने जोश से आइए कि नहीं, मुझे अभी इस चरण में, जैसे आपको प्रारंभिक परीक्षा पर निराशा के क्षण असफल होने पाते हैं, कि अगली बार मुझे मुख्य परीक्षा तक जाना है, फिर इंटरव्यू, फिर सफल होना है। तो निराशा के क्षणों को तोड़ते हुए आगे बढ़ते हुए आप अपने ऊर्जा को बनाए रखिए। सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा कि जब आपके ऊपर तनाव हो, प्रेशर हो, या कहीं कहीं डिप्रेशन में आप जा रहे हो, तो आप सबसे पहले, एक होता है कि हमारे जीवन में 2 पक्ष होते हैं, एक हमारी स्ट्रेंथ होती है और एक हमारी वीकनेस होती है, जिसको हम लोग कहते हैं कि एक पॉजिटिव पक्ष होता है, सकारात्मक पक्ष होता है, और दूसरा निगेटिव पक्ष या नकारात्मक पक्ष होता है। तो हमेशा अपने सकारात्मक पक्ष को याद करना चाहिए, और ये जरूर मन में बिठाना चाहिए कि आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, ये बिल्कुल कर सकता हूं, और अपने पॉजिटिव थिंकिंग को बनाए रखिए। ये एक बहुत बड़ा होता है कि यदि तैयारी के समय हमारे अंदर निगेटिव थिंकिंग हावी हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि हमें इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं स्टूडेंट को भी सलाह दूंगा कि वो पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखें, अपने स्ट्रेंथ को हरदम पहचानें, अपना असेसमेंट करते रहें, सेल्फ इवैल्यूएशन करते रहें, हमेशा जाने कि मेरी क्षमता है और मैं कर लूंगा। ये भरोसा बहुत बड़ी चीज होती है। आपकी तैयारी में जी जी प्रोमिनेंट आईएएस का क्या योगदान रहा है? जी, प्रोमिनेंट आईएएस का बहुत ही रणनीतिक योगदान रहा है। जहाँ सर मैं आपको बहुत बहुत इसके फिर से आपका धन्यवाद करूंगा थैंक यू कि आपने जब भी मुझे, जैसे आप अभी ने कहा कि निराशा के क्षणों में क्या करें, तो मैं अपने तो जो भी करता था, उसके बाद जो भी ये सिलेबस से रिलेटेड चीज़ें हुई, चाहे कोई टॉपिक नहीं समझ में आता था तो मैं आपसे व्यक्तिगत कंसल्ट करता था, और चाहे ऐसे की बात है, जहाँ तक ऐसे की बात है, ऐसे में मैं आपसे बहुत महत्वपूर्ण मार्गदर्शन पाया कि कैसे लिखा जाए, कि इसमें बेहतर से बेहतर किया जाए। क्योंकि एक एक नंबर की इसमें आरोग्य परीक्षा में तो बिल्कुल है कि आप कैसे जितना अच्छा रैंक मार्क्स लाएंगे उतनी अच्छी रैंक को मिलेगी, चाहे सिलेक्शन के आपका बढ़ जाएगा, प्रत्याशा बढ़ जाएगी। तो ऐसे में जो भी टॉपिक होता था, कुछ टॉपिक मुझे लगता था कि सर इस पर कैसे लिखा जाए कि और बेहतर हो जाए। तो सर एक होता है ना पूर्ण आयाम, तो पूर्ण आयाम की प्राप्ति जो हुई है उसमें सर आपका बहुत बहुत योगदान रहा है, जिसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे, या आपकी सफलता में किसका किसका हाथ रहा है? सफलता का श्रेय तो सबसे पहले सर माता पिता, परिवार और दोस्तों को, और प्रोमिनेंट आईएएस को सर मैं दूंगा, और सर विशेष रूप से आपको सर, आशीष सर, आपको, कि इसमें जो भी जहां भी मुझे जरूरत पड़ी आप बिल्कुल मेरे साथ खड़े थे, और जहां भी गाइड या मार्गदर्शन की जरूरत पड़ी कि इसको आप बेहतर से बेहतर कैसे कर सकते हैं, वो सब चीजें मैं आपसे
सीखा और उसको अप्लाई किया और मुझे जिसका प्रतिफल आज मिला हुआ है। चलिए, बहुत बहुत अच्छी बात है। एक सवाल आपसे ये भी है कि बार बार स्टूडेंट कहते हैं कि माध्यम को लेकर, जी। मुझे भी कई बार सवाल पूछा जाता है, क्लास में भी पूछा जाता है कि हिंदी माध्यम के छात्र या इंग्लिश माध्यम के जो छात्र हैं, माध्यम का क्या इफेक्ट होता है सिलेक्शन में? जी, माध्यम का मेरे हिसाब से मेरी व्यक्तिगत राय है कि माध्यम यूपीएससी हो चाहे यूपीपीसीएस हो, उसमें माध्यम की भूमिका जैसा कि भ्रांतियां हैं कि नकारात्मक, ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदी है कि इंग्लिश है, सिलेक्शन में हो सकता है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि अभ्यर्थियों के लिए कि जिसमें वो सहज हैं, जिसमें अपना वो पूर्ण प्रदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि जो लेखन शैली है उसी में माध्यम की आपको आवश्यकता होती है और वही कॉपियां एग्जामिनर के सामने जाती हैं। तो जिस माध्यम में आप अपने को मतलब सहज हैं, सक्षम है और सारगर्भिता और कंटेंट के स्तर पर अच्छा लिख सक रहे हैं, उसी को आप चुनिए। ऐसा ना कि हिंदी को चुन लिए, आपको नहीं आती है, या इंग्लिश चुन लिए। तो जिसमें आप सहज हैं और अपने व्यक्तित्व है और जो भी आपको कंटेंट है, जो भी टॉपिक है, आंसर लिख रहे हैं, जिसमें आप पूर्णतः अपना 100% दे रहे हैं, उसी को चुनिए मेरे कहने के अनुसार। सही बात है, मैं भी इस चीज से सहमत हूँ कि माध्यम का रोल होता है, लेकिन माध्यम के रोल को आप अपनी स्ट्रेंथ बना लीजिए। आप हिंदी माध्यम के हैं चाहे इंग्लिश मीडियम के हैं, ये डजेंट मैटर। आप कंटेंट पे फोकस कीजिए, आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किस तरह से आंसर लिख सकते हैं इस पे फोकस कीजिए, अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस कीजिए। आप ये देखिए कि आपसे गलतियां बहुत से कम हों, और आप ये भी देखिए कि आप टू दी पॉइंट हों। ये चीजें सिलेक्शन के लिए बहुत बड़ी हैं, ना कि माध्यम बहुत बड़ा एक फैक्टर है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मैंने अनंत से बातचीत की है और इन्होंने जो अपना अनुभव शेयर किया है, ये आपके बहुत काम आएगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका सिलेक्शन होगा और मैं ही इंटरव्यू लेता रहूं। तो मुझे ये पूरी उम्मीद है, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इनसे सकारात्मक जो तैयारी में सहायता मिलेगी वो लेते रहेंगे आप इस बातचीत से। और अनंत, आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई हो आपको, और बहुत धन्यवाद आपको कि आपने अपना कीमती समय निकालकर अब प्रोमिनेंट आईएएस को दिया। जी, धन्यवाद सर। वेलकम। तो इसके साथ हम बात खत्म करते हैं यहीं पे अपनी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इससे लाभान्वित होंगे। थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू।